दीपा अपने सास ससुर को बहुत परेशान करती थी। वह अपनी बीमार सास से नफरत करती थी क्योंकि उसकी सोच थी कि उसकी सास की बीमारी उसको और उसके बच्चों को लग जाएगी। धीरेन्द्र जी अपनी बहू की इस सोच से परेशान रहते थे। वह अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बहू कोई न कोई नया बहाना बनाकर उन्हें बताने से मना कर देती थी, जिस कारण वह घुट घुट कर जी रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद दीपा अपने सास ससुर को घर से बाहर झूठा इल्जाम लगाकर निकाल देती है। एक बुजुर्ग आदमी हर आते जाते व्यक्ति को रोक रोक कर खिलौने खरीदने की जिद कर रहा था। बेटा, यह खिलौने ले लो, बच्चों के लिए ले लो प्लीज। इस बुजुर्ग की आंखों में हर बार सामने से आते व्यक्ति को देखकर एक उम्मीद जाग उठती और वह फिर जोश के साथ खिलौने बेचने दौड़ पड़ता। यह उसका रोज का काम था, लेकिन आज इतने पैसे भी नहीं कमा पाए थे कि खाना खरीद कर खा सके। फटे हाल व्यक्ति को देखकर लोग मुंह भी बनाते थे, लेकिन भूख और आवश्यकता इतनी बड़ी चीज होती है कि इंसान से हर कार्य करवा लेती है, चाहे वह कार्य कैसा भी हो। बस उस बुजुर्ग को खाने के लिए कैसे भी पैसे इकट्ठे करने थे। रात के 9 बज रहे थे और अब वह बुजुर्ग आदमी निराश होकर बैठ गया था। खिलौने अभी बाकी थे और पैसे कम थे। उसे घर भी खाना लेकर जाना था, जहाँ बीमार बूढ़ी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ एक काले रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक आवाज़ आई, अंकल, यह खिलौने कितने के हैं? यह आवाज़ सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में चमक लौट आई, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। वह बुजुर्ग खिलौने उठाकर तेजी से कार के पास गया और बोला, मैडम ले लीजिए, बस 20 रुपए का एक है, आपको कम में दे रहा हूँ क्योंकि आज पैसे इकट्ठे नहीं हुए, खाना भी खाना है। यह कहते हुए बुजुर्ग की आंखों का पानी उस कार के अंदर बैठी महिला ने देख लिया और उसने पर्स से 200 का नोट निकालकर आगे बढ़ाया और कहा, अंकल, यह पूरा रख लीजिए। लेकिन 200 का नोट देखकर बुजुर्ग का आत्मसम्मान जाग उठा। मैडम, आई एम नॉट ए बेगर, मैं खिलौने बेचता हूँ, खिलौने लीजिए और पैसे दीजिए। वह महिला हैरान होकर बोली, अंकल जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर खिलौने क्यों बेचते हैं? बुजुर्ग ने जवाब में कहा, यस मैम, आई एम एजुकेटेड, लेकिन किस्मत का मारा हूँ और फिलहाल सहानुभूति से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। जो आप दे सकती हैं तो दीजिए। महिला इस जवाब से अपमानित महसूस करने लगी थी। उसने तुरंत 2 खिलौने लिए और रुपए देकर कार लेकर आगे चली गई। लेकिन अब वह महिला रोज आने लगी थी। रोज सुबह खिलौने लेती और पैसे देकर निकल जाती। वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अब उसे पहचानने लगा था और अब उसे आते देखकर मन प्रसन्न हो उठता था। लेकिन इतने दिनों तक आने के बाद एक दिन वह महिला वहाँ नहीं आई। वह बुजुर्ग बार बार उसकी राह देखता रहा, क्योंकि उस महिला के दिए पैसे उसके लिए बड़ा सहारा थे। जब कोई आमदनी नहीं होती थी तो इस महिला के द्वारा बिक्री होना इस छोटी सी आमदनी का बड़ा जरिया बन चुकी थी। आज भी वह उसका रास्ता देख रहे थे, लेकिन वह नहीं आई। कई दिनों तक ऐसा ही चला और वह नहीं आई। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस महिला की फिक्र भी होने लगी थी कि इतनी अच्छी नेक औरत को जाने क्या हो गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गए, कहीं तबीयत ही खराब नहीं हो गई। 1 महीने वह इंतजार करता रहा। फिर उसने तंग आकर दूसरी जगह खिलौने बेचने के बारे में सोचा। अब यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा, कोई नहीं आता, इधर सूखी रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। ऐसा करता हूँ कि कहीं और ही चला जाता हूँ और वहाँ कोशिश करता हूँ। अब वह व्यक्ति खिलौने बेचने कहीं और निकल गया था। यह एक बहुत अमीर इलाका था, जहाँ अमीरों के घर थे और हर वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके बड़े से गेट के एक तरफ अपना डेरा बना लिया और रोज वहीं खड़ा होने लगा। यहाँ बच्चे खूब आते थे और उससे खिलौने खरीदते थे। लेकिन यहाँ भी अब एक समस्या आने लगी थी कि
सोसाइटी के चौकीदार ने उसे वहां से भगाना शुरू कर दिया था। बुजुर्ग सोसाइटी के गेट से काफ़ी दूर खड़ा रहने लगा था, लेकिन जैसे ही कोई कार या गाड़ी आती वह खिलौने उठाकर गाड़ी के पास भाग चला जाता और एक अच्छे दुकानदार की तरह खिलौने दिखाने लगता और बच्चों को खिलौनों से रिझाने लगता। अब उसके पास पहले से भी सुंदर खिलौने थे जो सबका ध्यान आकर्षित करते थे, जिन्हें देखकर बच्चे लेने के लिए मचल उठते थे। आज फिर एक आती हुई गाड़ी देखकर जैसे ही वह हाथ में खिलौने लिए हुए भागकर नजदीक आया तो चौकीदार ने आकर उसको डंडा मार दिया, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गाड़ी रुकी और उसमें से महिला ने उतरकर चौकीदार को जमकर लताड़ लगाई। यह क्या तरीका है? इतने उम्र दराज आदमी को मारते हुए शर्म नहीं आती? इस महिला ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को उठाते हुए कहा। चौकीदार बोला, मैडम, इसको रोज बोलता हूँ लेकिन यही नहीं मानता। मुझे भी सोसाइटी के चेयरमैन साहब डांटते हैं कि सोसाइटी के आगे भिखारी मत खड़े होने दो। उस औरत को सुनकर गुस्सा आ गया और उसने उसको डांट कर कहा, यह भिखारी नहीं है, मेहनती इंसान है और तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। उस महिला ने उसको उठाते हुए पूछा, अंकल जी, आपको लगी तो नहीं? ओहो बेटा, तुम यहाँ रहती हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति को महिला ने उठाया तो उसने उनको पहचान लिया। महिला ने कहा, अंकल जी, आपने पहचान लिया मुझे? बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा, पहचानता कैसे नहीं? तुमसे मेरी रोज़ आमदनी होती थी, लेकिन तुम बहुत दिन तक आई नहीं और मेरा भी वहाँ काम मंदा था। मैं इधर बेचने लगा, लेकिन पता नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। वह महिला बोली, हाँ जी, मैं इधर ही रहती हूँ, उधर नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस व्यक्ति ने कहा, ओहो अच्छा, चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। यह कहकर बुजुर्ग वहाँ से लड़खड़ाते हुए जाने लगा तो महिला ने पीछे से आवाज़ देकर रोका, अंकल जी, आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है, आप अंदर मेरे घर में चलिए। बुजुर्ग ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, अंदर नहीं आऊँगा। वह महिला जिद पर अड़ गई, नहीं, आपने मुझे बेटा कहा है, अब तो आना ही पड़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति के इतना मना करने पर भी वह उस सोसाइटी के अंदर अपने फ्लैट में ले गई और अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाकर खूब अच्छे से स्वागत किया। बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस महिला की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसने दोनों छोटे बच्चे भी दादू दादू करते उसके पास खेलने लगे थे। वह महिला उनके सोच में पड़े देखकर बोली, अंकल जी, क्या सोच रहे हैं आप? अच्छे से खाइए और कुछ खाना मैं पैक कर देती हूँ, आप लेकर भी जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊँगा। तुम्हारा इतना सत्कार देखकर मेरा तो मन भर आया, वरना हम फटे हाल गरीबों को तो कोई पास भी नहीं बैठाता है। तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे ही खुश रहो बेटा, मैं चलता हूँ। वह महिला बोली, अंकल जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपके परिवार में बेटा भी तो होगा ना? आपको खुद इस उम्र में इतना काम करके अपना और पत्नी का पेट भरना पड़ता है, ऐसे में तो बेटा साथ होना चाहिए था। इस बात को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति के आंसू निकल पड़े और वह अपने आप को रोक न सका। बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरा भी परिवार है, जिसमें बेटी है बेटा है, दोनों के अपने घर भी हैं, लेकिन किसी ने भी माँ बाप को संभाला ना गया। वह महिला सुनकर हैरान थी, संभाला नहीं गया? ऐसा क्यों अंकल जी? बुजुर्ग ने फिर कहा, बस बेटा छोड़ो, अब मैं निकलता हूँ, घर जाना है, मेरी बूढ़ी बीबी इंतजार कर रही होगी। महिला तुरंत बोली, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वह महिला बुजुर्ग के लाख मना करने भर भी उसको कार में बैठाकर चली गई। रास्ते में उसने उनकी कहानी पूछी, अंकल, मेरा नाम नमिता है, आप अपने बारे में बताइए ना। सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं भी एक समय खुशहाल परिवार था, मैं पढ़ा लिखा था और अपना बिजनेस करता था, जीवन भर मेहनत करता रहा और खूब कमाया, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिलवाई और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया।
बेटी की अच्छे परिवार में शादी भी कर दी और बेटे की शादी करके भी बहू ले आए थे। बेटे को तब तक बिजनेस में लगा रखा था, लेकिन बहू के आते ही वह बिजनेस से पीछा छुड़ाने लगा। घर में पड़ा रहता, दोनों बाहर घूमते और खूब पैसा बहाते, लेकिन कमाने के नाम पर बेटा कदम पीछे हटा लेता। मैं अकेला ही संभालता रहा। किस्मत का पहिया भी घूम गया और मेरा बुरा समय शुरू हो गया। बिजनेस में बुरी तरह से घाटा हुआ। बेटे ने बिजनेस में घाटा होते देखकर बहू के कहने पर नौकरी कर ली और सैलरी भी अच्छी पाने लगा। बेटे से घर खर्च उठाने को कहा तो उसने उल्टे मुझे बातें सुन बोली, और मेरा भी घर गृहस्थी है, आपका घर चलाऊंगा तो भविष्य के लिए क्या रखूंगा। दिन भर हमें बहू अपनी 2 रोटी के लिए ताने दिया करती। एक पिता का हक क्या इतना भी नहीं होता कि वह अपनी औलाद की कमाई से 2 रोटी चैन की खा ले। नमिता बुजुर्ग धीरेन्द्र जी की बात सुनकर दंग रह गई थी और बोली, अंकल जी, क्या आप उसके साथ नहीं रहते? बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, नहीं बेटा, हम अब साथ नहीं रहते और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना ही अपनी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहू ने घर से यह कहकर निकाल दिया था कि मेरी बीबी की बीमारी उसके बच्चों को लग जाएगी। यह कहकर धीरेन्द्र जी सोच में पड़ गए थे, शायद बीते दिन याद करने लगे थे। नमिता ने कार चलाते हुए फिर से पूछा, क्या कोई आपको देखने या आपसे मिलने नहीं आता? बुजुर्ग धीरेन्द्र जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, जब से हम घर से बाहर फेंके गए तब से किसी ने हमारी सुध नहीं ली। फिर हम भी आत्मसम्मान के कारण लौटकर नहीं गए। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है, जिससे माता पिता भी भारी लगने लगे। अचानक धीरेन्द्र जी ने कहा, बेटा बस यहीं उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाती। नमिता ने भी तुरंत ब्रेक लगा दी और उतरने के बाद नमिता धीरेन्द्र जी के पीछे पीछे झोपड़ी तक चली गई, जिसका धीरेन्द्र जी को पता नहीं चला। बुजुर्ग धीरेन्द्र जी ने जाकर खिलौने वाले बांस दीवार के सहारे खड़ा किया और पत्नी के पास जाकर बैठ गया। सरिता, उठो, देखो खाना लाया हूँ। कमज़ोर हालत में बिस्तर पर सोती हुई बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली और बोली, आप इस उम्र में मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। तुम पहले खाना खा लो और फिर दवाई भी। उसके बाद दोनों एक साथ खाना खाने लगे। बाहर खड़ी औरत ने झोपड़ी में इधर उधर निगाहों से देखा कि सब सामान टूटा फूटा था और सही सलामत हालत में बस वह चारपाई थी जिस पर वह औरत लेटी हुई थी। एक फटी हुई दरी नीचे सोने के लिए बिछी हुई थी, जिस पर वह बुजुर्ग सोते होंगे। यह सब देखकर नमिता का दिल पसीज गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही यह लोग जी रहे हैं, बाकी कुछ और तो उनके जीवन में नहीं था। ना तो बच्चे हैं, ना ही कोई सुख साधन है, जबकि इतने पढ़े लिखे हैं दोनों। नमिता ने तभी मन ही मन सोच लिया कि मैं उनके बच्चों को सबक सिखा कर रहूँगी। नमिता यह सब सोचकर अचानक अंदर आई और बोली, अंकल जी, कल आप मेरे घर आना, मुझे कल आपसे मिलना है। अभी तो मैं जा रही हूँ। बुजुर्ग धीरेन्द्र जी उसे अचानक अंदर देखकर सकपका गए और अपनी टूटी हुई झोपड़ी के कारण उसके सामने लज्जित महसूस कर रहे थे। नमिता की कार चली गई थी। अगले दिन बुजुर्ग धीरेन्द्र जी ने फिर से अपना खिलौने वाला बांस उठाया और खिलौने इस पर सजाकर वहीं पहुंच गए, लेकिन वह नमिता से मिलने अंदर नहीं गए। लेकिन इतने पर भी नमिता ने उनको दूर से देख लिया और पास आकर बोली, अंकल, आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग धीरेन्द्र जी ने तुरंत कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा ध्यान नहीं गया। अंकल जी, कल आपने अपने बच्चों के नाम नहीं बताए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे बेटा, रहने दो, अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इतनी मदद ही काफ़ी है। तुम बेटी जैसी हो मेरी, इतना अच्छा भाव रखती हो, यही बहुत है। नमिता समझ गई कि उन्हें अपने बच्चों से डर लग रहा था और अब किसी परेशानी में पड़ना नहीं चाहते थे। सोचते हुए नमिता ने कहा, अंकल जी, आंटी जी कितनी बीमार रहती हैं, ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें अस्पताल ले जाती हूँ,
फिर वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप मेरे साथ चलिए। धीरेन्द्र जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा इतना एहसान काफ़ी है, मैं खुद ही कर लूँगा। नमिता समझ गई कि अंकल मदद लेना नहीं चाहते और इसका कारण खर्चा भी है जिससे यह डर रहे हैं। अरे अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको सरकारी अस्पताल ले जाऊंगी, वहाँ कुछ खर्चा नहीं आता है, दवाइयाँ भी वहीं मिलती हैं। अब धीरेन्द्र जी के पास कहने का कोई बहाना नहीं बचा था, तो उन्होंने नज़र झुका ली और आती जाती गाड़ियों को देखने लगे। नमिता ने बुजुर्ग धीरेन्द्र जी का हाथ पकड़ा और कार में बैठने के लिए कहने लगी, मेरे साथ चलिए जल्दी से, 12 बजे हैं, 2 बजे अस्पताल बंद हो जाएगा। इतने मनुहार पर धीरेन्द्र जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्हें उसके साथ घर जाना पड़ा। नमिता धीरेन्द्र जी से यह कहते हुए उनकी पत्नी को बिस्तर से उठाकर कार की तरफ ले गई कि अंकल, आप अपने पहचान के सारे कागज़ रख लीजिए, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। धीरेन्द्र जी ने अपने सभी कागजात साथ लिए और अपनी पत्नी सरिता को उसके साथ लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। वहाँ जाकर नमिता ने उनको डॉक्टर को दिखाकर इलाज शुरू करवा दिया और फिर इसके बाद घर चली गई। घर जाकर धीरेन्द्र जी की पत्नी सरिता जी ने कहा, सुनिए जी, कितनी अच्छी है यह बिटिया, हमें अपनों ने तो ठुकरा दिया लेकिन एक गैर ने अपना बना लिया। कितनी अच्छी है यह। बुजुर्ग धीरेन्द्र जी ने बिस्तर पर लेटी सरिता जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सही कहती हो, बहुत अच्छी है, जाने कौन से कर्मों से यह हमें मिली है, ईश्वर को धन्यवाद है। दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और आज उनके कई वाकई बहुत दिन अच्छा था। नमिता वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन इस बूढ़े दंपति के लिए उसका मन बहुत विचलित हो रहा था। अगले दिन शाम को बुजुर्ग धीरेन्द्र जी फिर से खिलौने बेचने निकल पड़े और वहीं नमिता की सोसाइटी के बाहर जाकर एक तरफ खड़े हो गए और फिर से इसी दिनचर्या में 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच नमिता दिखाई नहीं दी। तभी एक दिन अचानक नमिता वहां आई और कहने लगी, अंकल, कल शाम को एक जगह पार्टी है, आप वहां आ जाएंगे तो अच्छी खासी बिक्री होगी और आमदनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका मन हो तो मैं जगह का पता बता दूंगी, उस पार्टी में बहुत सारे बच्चे होंगे। धीरेन्द्र को नमिता की बात पसंद आई और बीमार बीबी के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी अच्छा था, तो उन्होंने अगले दिन जाने के लिए हामी भर दी। वह रात भर इस बारे में ही सोचते रहे कि किस्मत से अपनी संतान जैसी एक बेटी मिली है और एक अपना बेटा है जो मुंह मोड़ गया है। वह अगले दिन शाम को उस जगह चले गए। पार्टी में पूरा हॉल सजा हुआ था और धीरेन्द्र जी हॉल के बाहर गेट पर खड़े हो गए। खूबसूरत पार्टी हॉल खूब चमचमा रहा था। बुजुर्ग धीरेन्द्र जी वहाँ खड़े आ रहे लोगों के आने पर वह बच्चों को खिलौने की आवाज़ से रिझाने लगे। कभी गाड़ी के करीब जाते, कभी बच्चों को दिखाकर कुछ खिलौने बेच भी चुके थे और पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। धीरेन्द्र जी के चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। अच्छे अच्छे खिलौने बच्चों को आकर्षित करने लगे थे और बच्चों की चहल पहल से पार्टी हॉल में रौनक आ गई थी। सभी लोग आ चुके थे। तभी एक तरफ से बड़ा सा केक आता हुआ दिखाई दिया तो धीरेन्द्र जी को अपने बच्चों के दिन याद आ गए। धीरेन्द्र जी को धुंधली आँखों से एक बच्चा अपनी ओर भागकर आता हुआ दिखाई दिया। धीरेन्द्र जी मुस्कुराने लगे। बच्चा कितना प्यारा है। उसके आते ही वह खुशी खुशी उसमें से उसकी पसंद के खिलौने निकालने लगे। तभी अपने सामने एक औरत को देखकर सकपका गया। वह डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी उस हट्टे कट्टे नौजवान को सामने देखकर उसके होश उड़ गए और उनको देखते ही चिल्लाया, उसको बाहर निकालो, हमारी भी कुछ इज्जत है, इसको किसने यहाँ बुलाया या फिर जानबूझकर आया है। धीरेन्द्र जी यह सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह पार्टी किसकी थी। वह तो बस नमिता के कहने पर आए थे। धीरेन्द्र जी यह सारी बातें सुनकर आगे चल दिए। तभी पीछे से वह आदमी गेट से चौकीदार को लेकर उनके पास आया। उनकी तरफ इशारा करके कहा, वॉचमैन, तुम अंधे हो क्या?
यहाँ किसी भिखारी को खिलौने बेचने हमारी पार्टी में खड़ा कर दिया। हमारा कुछ स्टेटस है कि नहीं? खिलौने बेचने वालों को अंदर कैसे आने दिया? धीरेन्द्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैं चला जाता हूँ। धीरेन्द्र जी 2 कदम चले तो पीछे से आवाज़ आई, यहीं रुकिए अंकल जी। अरे यह आवाज़ तो नमिता की है। यह सोचते हुए उन्होंने आंसू पोंछते हुए इधर उधर देखा। नमिता सामने से चलती आ रही थी। अंकल जी, आपने क्या सोचा कि मैं आपको आमदनी के लिए यहाँ भेजा था? वह लड़का हक्का बक्का रह गया कि यह कौन लड़की है। नमिता बोली, मैं इस पार्टी हॉल की मैनेजर हूँ और मैं ही इनको यहाँ खड़ा की हूँ। आपको शर्म नहीं आती इतने गिरे हुए शब्द इनको कहते हुए, जबकि यह आपके पिता हैं और इस हालत में भी यह आपके ही कारण हैं। मैं तो समझी कि कम से कम पहचान तो लेंगे, लेकिन आप तो बड़े कमाल की औलाद निकले। वह लड़का तुरंत बोला, यह आपसे किसने कहा कि यह मेरे पिता हैं? आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। नमिता ने जोर से ताली बजाई और आंखें निकालकर कहा, तुम्हारे नहीं हैं तो फिर किसके हैं? तुम जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। वह लड़का यह सुनकर बौखला गया और गुस्से में बोला, मैडम मुझसे संभाल कर बात कीजिए। 1 करोड़ का फ्लैट लिया है और आप जाने किस गली गुच्चे से आकर यहाँ मैनेजर बनकर हम पर रौब झाड़ रही हैं। आप अपना काम कीजिए जाकर और हमारी पार्टी खराब मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। वह लड़का यह कहकर चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे मुड़ गया तो नमिता ने उसकी बाँह पकड़कर खींच लिया और कहा, मैं भी गली गच्चे से नहीं, मैं जहाँ की हूँ वहाँ फ्लैट लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। सबको अपनी ओर देखते हुए धीरेन्द्र जी घबरा गए और कहने लगे, बेटी हाथ जोड़ता हूँ, इसको जाने दो। बेकार सबके सामने यह तमाशा बन रहा है। यह तो अमीर लोग हैं, मैं इसका पिता नहीं हूँ। यह सच ही कह रहा है। धीरेन्द्र जी के मुँह से यह बातें सुनकर नमिता हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पर्स से कुछ पेपर निकाले और उस लड़के की आंखों के आगे कर दिए। राशन कार्ड जिसमें सबकी फ़ोटो लगी थी और भी कई फ़ोटो थे जिनमें वह लड़का था। फ़ोटो देखते ही लड़के के होश उड़ गए। नमिता ने लड़के से कहा, अब क्या कहना है तुम्हें? फिर नमिता जी ने कहा, अंकल जी आप अभी कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आप डर कर बोल रहे हैं, लेकिन यह कागज़ सब बोलेंगे। अब नमिता ने लड़के से कहा, तुम्हारा नाम मोहित है और यह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ सरिता बिस्तर पर ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? लड़का मोहित यानी धीरेन्द्र जी का बेटा ही था, जो नमिता के आते ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। उस लड़के की पत्नी चिल्लाई, मैडम हमारी पार्टी में हमारी ही बेइज्जती हो रही है, यहाँ से जाओ। नमिता मोहित के हाथ पकड़े हुए जोर से कहा, ऐसे नहीं जा सकती मैं। तुम लोगों ने जो इनके साथ किया है और इनका छीना है वह वापस करो, फिर जाओ। यह जो 1 करोड़ के फ्लैट का घमंड दिखा रहे हो ना, यह तो इनके ही कारण है। अब उस लड़के के पैर जैसे जकड़ गए और वह वहीं शांत खड़ा हो गया। धीरेन्द्र जी ने कहा, बेटा इनको जाने दो, छोड़ो, अब बरसों हो गए, अब क्या मांगूंगा। नमिता ने लड़के से कहा, देख रहे हो यह होता है पिता। तुम क्या खाक बेटे बने हो? तुमने जो इनके साथ किया है वह तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जरूर करेंगे। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उनकी हालत देख रहे हो कितनी बदतर हो गई हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा करते जरा सा भी शर्म नहीं आई? जरा भी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा? नमिता उस लड़के पर जमकर बरस रही थी और साथ खड़े धीरेन्द्र जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। नमिता आज ढाल बनकर उनके साथ खड़ी थी और अपनी नौकरी की भी फिक्र नहीं कर रही थी। उस लड़के की पत्नी तुनक कर बोल पड़ी, मैडम एक तो आप पहले ही सब बर्बाद कर चुकी हैं, हमारे सारे मेहमान लौट गए, आप क्या जानो बेइज्जती क्या होती है। इस बार धीरेन्द्र जी चुप न रहे और उनके मन का ज्वार फूट पड़ा। बहू बेइज्जती की बात तुम तो मत ही करो और याद करो वह दिन जब बिजनेस में घाटा होने पर तुम 2 रोटी भी गिन गिन कर देती थी। हम दोनों पति पत्नी भूखे पेट सोते थे।
तुमने कितनी बार लाठी उठाकर मेरी कमर तोड़ी थी। इसका भी इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया कि मेरी तुम पर गलत नज़र थी। तू मेरी बेटी जैसी थी और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। छी, लानत है ऐसी औलाद पर जो इसने तुम्हारी बात मानी और अपने बाप को समझना ज़रूरी तक नहीं समझा और हमें बीमारी में घर से बाहर खड़ा कर दिया। बेइज्जती तो तुम लोग हमारी करते थे। अब तो मोहित भी अचंभे में था, क्योंकि यह बात तो धीरेन्द्र जी ने कभी किसी को नहीं बताई थी। शायद आत्मसम्मान और अपनी इज्जत के खातिर छुपा गए होंगे। बेचारे धीरेन्द्र जी ने बहू के हाथों कितना तिरस्कार झेला और कितना अपमान सहा, यह सोच कर ही नमिता का दिल रो उठा। बहू ने तुरंत कहा, यह झूठ बोल रहे हैं मोहित, इनकी मुझ पर गलत नज़र थी। मोहित ने इतना सुनते ही वहीं दीपा को थप्पड़ मार दिया और कहा, शर्म करो दीपा, तुमने इतने बड़े पर्दे मेरी आंखों पर डाले कि मैं आंखों देखी मक्खी भी निकल गया। मुझे तो आज खुद पर ही शर्म आ रही है। मुझे तो सच में मर जाना चाहिए। तुम जो मुझे दिखाती रही मैं वही देखता रहा, जो बताती रही वही मानता रहा। मोहित ने धीरेन्द्र जी से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माँ से मिलना है। कहाँ है माँ? धीरेन्द्र जी ने मना करते हुए कहा, रहने दो बेटा, अभी तो वह जी रही है। अगर तुझे देखेगी तो सांस उखड़ जाएगी उसकी। वह सब बीता हुआ याद आएगा तो बहुत रोएगी। पहले ही उसकी तबीयत खराब है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। मेरा जीने का सहारा तो अब वही है। तुम तो कब के मर चुके हो। धीरेन्द्र जी की ऐसी बात सुनकर मोहित फूट फूट कर रो पड़ा और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। दीपा ने उसे माफ़ी मांगता देखकर कहा, मोहित कुछ शर्म करो, सब लोग देख रहे हैं। घर के अंदर चलो, इनको छोड़ो यहीं पर। इस बार मोहित से रहा नहीं गया और उसने फिर से 2-3 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। उसने चीखते हुए कहा, पहले तो मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज्जत जा रही है। जिसने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया वह मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। यह सुनते ही दीपा के होश उड़ ही गए और सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। इसकी तो वह कभी कल्पना ही नहीं कर सकती थी। दीपा धीरेन्द्र जी के पैरों में गिर गई। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। धीरेन्द्र जी ने कहा, तुमसे तो गैर भले हैं। अनजान नमिता ने मेरा अच्छा तो सोचा, लेकिन तुम लोग तो मेरे अपने थे। फिर तुम्हारा दिल कैसे नहीं कांपा और जरा रहम नहीं आया। मोहित ने आगे बढ़कर कहा, पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आप मेरे साथ रहिए। धीरेन्द्र जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से कोई इल्ज़ाम लगाकर भगा दोगे। उस समय तो सह लिया। यह कहकर धीरेन्द्र जी अपने खिलौने का बांस उठाकर आगे चले गए। मोहित ने भागकर धीरेन्द्र जी को जाते हुए रोक लिया और उनके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, पापा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने अपराध किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन आपके बिना अब नहीं रहूँगा। आप जाएंगे तो मैं यह घर छोड़ दूँगा। धीरेन्द्र जी भी दुखी तो थे, लेकिन मोहित की बात पर टस से मस न हुए। धीरेन्द्र जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और वहाँ से चले गए। नमिता उनकी हर चीज़ की देखभाल करती थी। बेटे को दिल से पश्चाताप करता देख नमिता के कहने पर धीरेन्द्र जी ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन दीपा, जिसने ससुर पर गंदा इल्ज़ाम लगाया, वह मायके में भाई भाभी के तानों के बीच घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि वह अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके चली गई थी। तब से वह अपने मायके में ही रह रही थी, जिस कारण घर में भाभियों से अक्सर इसकी कहा सुनी हो जाती थी। इन सब चीज़ों से उसके माँ बाप भी परेशान हो गए। दीपा को अक्सर उसकी भाभियाँ बातें सुना देती थी, जिससे दीपा भड़क जाती थी। धीरे धीरे दीपा अपने मायके में भी रहकर परेशान हो गई थी। उसे मजबूरन अपने मायके से अपने पति के घर आकर रहना पड़ा।
धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगी। तो दोस्तों, नमिता ने धीरेन्द्र जी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।